गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करे होंगे। सो आज है 5 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ समझने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम स्टैटिक जीके को भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहने वाला है। तो अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत, और इसी के साथ हम करने वाले हैं आज का सेशन स्टार्ट। अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं, वीडियो को जो है पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी वीडियोज आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं क्विक रिवीजन। रिवीजन की बात करें अगर, तो रिवीजन जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं कल से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया, तो 3 मार्च को आपको याद रखना है विश्व वन्य दिवस मनाया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है पलाश पुष्प महोत्सव 2024 की बात करें, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है नाटो में शामिल 32वां देश कौन सा बना है, तो स्वीडन की बात करें, जो कि नाटो का अभी 32वां मेंबर बन चुका है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है। इसी के साथ पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गुजरात में इसका आयोजन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ समुद्री लक्ष्मण अभ्यास की बात करें, जो जिसका आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखने वाली बात है आपको, जो कि विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। तो ये किन दो देशों के बीच में बेसिकली जो कि समुद्री लक्ष्मण अभ्यास होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश बन गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो संबलपुर में अभी हाल ही में पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। अब चलिए आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज की बात करें, आज है 5 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल जो है 4 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेशनल सेफ्टी डे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी 4 मार्च 1966 में इसकी स्थापना होती है। एनसीएस की स्थापना भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। भारत में इसे पहली बार जो कि 4 मार्च 1972 को मनाया गया था। दोनों बातों को याद रखना है कि पहली बार कब मनाया गया था और इसकी स्थापना कब की गई थी। इसी के साथ भारत सरकार के द्वारा सुरक्षा के बोल सकते हैं कि देश में जो है सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जो कि बोल सकते हैं कि 4 से लेकर 10 मार्च के बीच में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात हो रही है, यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर जो है लोगों को जागरूक करना है, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा हम बोल सकते हैं कि कई प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं या फिर कोई भी बोल सकते हैं कि अन्य प्रकार की जो समस्याएं आती हैं नेशनल लेवल पे, उसको जो है हम लोग कम कर सके और आपस में जो कि मिलजुल के रह सके सेफ्टी के साथ। इस साल के थीम की बात कर ले तो थीम क्या है, तो सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ईएसजी क्या है, तो ईएसजी एक्सीलेंस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, जो कि है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। क्या है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, यानी कि इसका मतलब क्या, पर्यावरण सामाजिक और शासन एक साथ मिलकर जो कि काम करेंगे तो ही तो हमारा राष्ट्र जो है सुरक्षित रह पाएगा। तो ये इस साल की थीम में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये बात करते हैं मार्च में वो कौन कौन से डे जो कि अब तक हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया है। तो 1 मार्च की बात करें, जो कि हमने शून्य भेदभाव दिवस मनाया है। थीम क्या रखी गई है, तो सभी के लिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी के अधिकारों की रक्षा करें, ये साल की थीम रखी गई है। 1 मार्च को हमने एक और दिन मनाया, जो कि क्या सेलिब्रेट किया था, तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया, जो कि नागरिकों के सम्मान करे और सुरक्षा कौशल को बढ़ावा दें। इस थीम के साथ हमने विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया। नेक्स्ट की बात करें, जो कि 3 मार्च 2024 की बात करेंगे, जो कि विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया, जो कि इसकी थीम क्या रखी गई, तो लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना, इस थीम के साथ हमने मनाया। इसी के साथ विश्व श्रवण दिवस भी मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई मानसिकता बदलना, आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविक बनाएं।
ठीक है, तो इसी थीम के साथ हमने विश्व श्रवण दिवस भी मनाया। 4 मार्च 2024 की बात करें, जो कि हमने क्या मनाया है, तो सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया है, जिसका थीम क्या रखी गई है, ESG, यानी कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान दे। तो ये अब तक हमने बोल सकते हैं कि 3 डे मनाए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि सेकंड नंबर का है, अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे आप लोग FATF बोलते हैं, इसका नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा मैक्सिको ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। तो मैक्सिको को जो कि अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नया अध्यक्ष चुना गया है 2 साल के लिए। आइए बात करते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अभी हाल ही में बोल सकते हैं कि एफ्टा का जो अध्यक्ष है, इसे चुना गया है मैक्सिको को, जो कि अगले 2 सालों के लिए नियुक्ति की गई है। अब बात करें यहाँ पर कि अध्यक्ष कौन नामित हुई है, तो इनका नाम है अलीजा दा आंद्रा मेड्रोजो, इनका नाम है, जो कि मैक्सिको की अध्यक्ष के रूप में ये यहाँ पे नामित हुई है। तो ये मैक्सिको की हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क की, जो कि एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके गठन की बात करें तो 1989 में इसको पेरिस में जो है आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के द्वारा जो कि इसे गठित किया गया था। वही भारत जो है इस संगठन का अध्यक्ष कब बना, सदस्य कब बना, ठीक है, तो याद रखिएगा भारत जो है जून 2010 में बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क का जो कि आपको देखने को मिलेगा मेंबर बनता है। हम बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक चीजों के बारे में। जैसे आप सभी को पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क काम क्या करता है, तो याद रखिएगा इसका काम क्या है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोष का सामना करता है। यानी कि कहीं भी पूरे विश्व में अगर किसी प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग होती है या फिर आतंकवाद से संबंधित दिखाई देता है कि कोई देश कुछ आतंकवाद से रिलेटेड जो कि कुछ भी काम करता हुआ दिखाई देता है, तो ये उसके ऊपर जो कि नकेल कसने की काम करता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में मुख्यालय आपको याद रखना है, कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1989 में आपको जो कि इसका स्थापना देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आप लोगों को जो है बैकग्राउंड के साथ सब चीजें जो है अच्छे से बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि थर्ड नंबर का है, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो आप लोग जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड करके इसे आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हाल ही में सौरमंडल के किस ग्रह के पास 3 नए चंद्रमा की खोज की गई है, तो नए चंद्रमा की बात करें तो याद रखिएगा आपको याद रखना है यूरेनस है और नेपच्यून। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा, यानी ए और बी की बात करें, जो कि सौरमंडल में आपको ये वो ग्रह हैं जिसके पास 3 नए चंद्रमा की खोज की गई है। तो आइए जानते हैं इनकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो नेपच्यून और यूरेनस के जो नए चंद्रमा की खोज की गई है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेपच्यून के पास कुल बात करें जो कि 16 चांद हो गए हैं, वही यूरेनस की बात करें इसके पास जो कि 28 चंद्रमा हो गए हैं। इसकी खोज किसने की है, तो ये जान लीजिएगा साइंटिस्ट स्कॉट शेपेड और नासा के जेट प्रोफेशनल के लेबोरेटरी में कार्यरत, जिनका नाम है मरीन ब्रोजोविक और बॉब जैक्सन के द्वारा जो है इसकी खोज की गई है। इसमें हम बात कर ले इसकी जो कि घोषणा किसने के द्वारा की गई है, तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है, जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इसके नाम भी दे दिए गए हैं। अगर बात करें जो कि नेपच्यून के जो कि 2 नए चंद्रमा है, इसमें से जो सबसे ज्यादा चमकीला है उसका नाम क्या दिया गया है, तो S2002 N5 नाम दिया गया है। वहीं कम रोशनी वाले की बात करें तो इसका नाम क्या दिया गया है, तो S2021 N1 इसका नाम दिया गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि अभी अभी खोज की गई है, तो आने वाले एग्जाम में जो कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे आपको आश्चर्य नहीं करना है। अब देख लीजिए ये आपको जो कि कुछ इस प्रकार से जो कि आपको नेपच्यून देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको जो कि क्या देखने को मिलेगा, नेपच्यून, और ये यहाँ पे आपको जो कि यूरेनस देखने को मिलता है इस प्रकार से। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने सोलर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले बात कर ले ये कि आपको क्या देखने को मिलेगा, सन। सन के सबसे पास वाला अगर हम बात करके प्लैनेट कौन सा है, तो इसका नाम है मरकरी। मरकरी के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा वीनस। वीनस के बाद आपको देखने को मिलेगा अर्थ। यानी कि आपसे कोई पूछे कि अर्थ जो कि सूर्य से कितने नंबर वाला प्लैनेट है, तो आपको याद रखना है ये 3rd नंबर पर आता है, ठीक है। इसी के साथ आपको जो कि मार्स देखने को मिलेगा, और इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको याद रखना है ये है एस्ट्रोनॉइड बेल्ट कहा जाता है। यानी कि जो भी एस्ट्रोनॉइड बेल्ट के अंदर जितने भी ग्रह हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, तो याद रखिएगा ये वो प्लैनेट होते हैं जो कि आंतरिक बोल सकते हैं कि आंतरिक ग्रह बोले जाते हैं। वहीं इस एस्ट्रोनॉइड बेल्ट से जो कि बाहर की तरफ है जितने भी ग्रह, इनको क्या बोला जाएगा, इन्हें बोला जाता है बाह्य ग्रह, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको जो कि जुपिटर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इस
सेप्च्यून देखने को मिलेगा और नेक्स्ट आता है यूरेनस और नेपच्यून देखने को मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो कि आपको याद रखना है कौन से नंबर पर आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप सभी को पता है प्लूटो को जो कि ग्रह के यानी बोल सकते हैं प्लैनेट की जो कि स्थिति से बाहर निकाल दिया गया, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 4 नंबर का है, अभी हाल ही में भारत ने किस नदी के पानी को जो कि पाकिस्तान जाने से रोक दिया है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कि रावी नदी। तो जो कि रावी नदी है भारत के द्वारा जो है इस नदी के पानी को अभी पाकिस्तान जाने वाली बोल सकते हैं कि रोक दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की खबर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की बात करें जो कि नदियों के बीच में पानी के बंटवारों की जो कि बोल सकते हैं जो कि समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और इसके लिए जो कि एक संधि भी मतलब कि दोनों देशों के बीच में है, जिसमें अगर हम बात करें जो कि सिंधु जल संधि या फिर इसे इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान के द्वारा 9 साल तक बातचीत करने के बाद जो कि विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये याद रखना है, कई बार समय पूछा जाता है कि जो कि इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें बोल सकते हैं कि एक तरीके से बिचौलिए का काम किसने किया था, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1960 में जो कि दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर करा के जो कि एक संधि बनाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है। इस संधि के तहत जो कि पाकिस्तान को पश्चिम नदियों में बोल सकते हैं कि सिंधु, झेलम और चेनाब पर जो कि उसका हक है। इसी के साथ भारत की पूर्व नदियां हैं जिसका नाम है रावी, सतलज और व्यास, जिसके ऊपर भारत का अधिकार है। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ ही जो कि दोनों देशों को एक दूसरे की नदियों के पानी के विषय में इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। रावी का उद्गम बात करें तो कहां पर पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आपको रावी नदी का उद्गम देखने को मिलता है। अगर बात करें ये कहां से निकलकर कहां को जाती है, तो जम्मू कश्मीर से और फिर पंजाब ये होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंत में पाकिस्तान के अहमदपुर सियाल के पास चेनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, तो रावी नदी की बात चल रही है यहाँ पर। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो तकरीबन 720 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई देखने को मिलती है। तो आपको इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट बात बताई है आपको ये याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये कुछ ही सेकंड का काम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और फीडबैक भी आप लोग दे सकते हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 5th नंबर का है, अभी हाल ही में लॉन्च की गई कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है निको सैलेट। क्या नाम है, निको सैलेट, जो कि आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो निको सैलेट के द्वारा कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम इंडियन लाइव श्रृंखला की तीसरी पुस्तक है। इसका संपादन की बात करें तो रामचंद्र गुहा के द्वारा किया गया है। तो पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है कौन, तो इनकी बात करें जो कि कमला देवी चट्टोपाध्याय जो कि एक भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता रही थी। तो इन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, अभी हाल ही में पाकिस्तान के 24वें पीएम कौन बने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो जिनकी इमेज आप लोग देख पा रहे हैं इनका नाम है शाहबाज शरीफ। क्या नाम है, शाहबाज शरीफ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो शाहबाज शरीफ जो कि दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये 72 वर्ष के हैं, जो कि पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नवाज यानी बोल सकते हैं कि PMLN और पाकिस्तान पीपल पार्टी PP के सर्वसम्मति से जो कि इनको उम्मीदवार बनाया गया था और यहाँ पर ये आपको पाकिस्तान के दूसरी बार जो कि आपको पीएम देखने को मिल रही है। अगर बात करें कि यहाँ पर जो कि 336 सदस्य जो कि संसद में 201 वोट दिए गए हैं इन्हें, और इसी के साथ इस तरह से शाहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के 24वें नंबर के बोल सकते हैं कि यहाँ पर पीएम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं मैप में पाकिस्तान की। तो आपको जो कि बॉर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, माफ कीजिएगा, पड़ोसी देश है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको बताना है कि ये बॉर्डर की बात करें तो कितना बॉर्डर जो कि हमारे भारत से जो कि आपको देखने को मिलेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी के साथ आपको याद रखना है पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो इस्लामाबाद जो कि आपको पाकिस्तान की कैपिटल देखने को मिलेगी। इसी के साथ भारत के साथ ये बॉर्डर को टच करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर आपको अफगानिस्तान के साथ आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हम बात करें वेस्टर्न साइड में ही आपको ये ईरान से जो कि बॉर्डर को साझा करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 7 नंबर का है, अभी हाल ही में प्रो कबड्डी का 10वां सीजन किस टीम ने जीत लिया है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पुनेरी पल्टन के द्वारा अभी हरियाणा सेल्टर को हराकर अभी जो है प्रो कबड्डी का 10वां सीजन इनके नाम कर लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करें यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो पुनेरी पल्टन की टीम के द्वारा जो कि आप लोग को याद रखना है, जो कि 10वां सीजन के फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर यहाँ पर 28-25 से पहली बार इस खिताब को जो कि अपने नाम किया गया है। इस सीजन में बात करें जो कि पुनेरी पल्टन के द्वारा जो कि लीग स्टेज में 22 मुकाबलों में से 70 में जीत को दर्ज किया गया है, वही 96 अंकों के साथ ये बोल सकते हैं कि तालिका में पहले पायदान पर है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अभी हाल ही में सुगम्य सहायक योजना की शुरुआत किसने की गई है? तो सुगम्य सहायक योजना की शुरुआत की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं क्या है। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझे यहाँ पर, तो दिल्ली सरकार के द्वारा दिव्यांग लोगों को लाभ पहुंचाने व उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम रखा गया है सुगम्य सहायक योजना। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से लाभान्वित किया जाएगा, फिर चाहे वह किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो। इसी योजना के अंतर्गत महिलाओं और पुरुष तथा ट्रांसजेंडर दिव्यांगों को भी लाभ दिया जाएगा, जो कि 5 अप्रैल 2023 को दिल्ली कैबिनेट बैठक के द्वारा सुगम्य सहायक योजना दिल्ली के कैबिनेट के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुगम्य भारत अभियान की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, भी हाल ही में किस राज्य ने चांदी तरकाशी को जीआई टैग दिया है? तो चांदी तरकाशी को जो कि जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा कहां पर? तो उड़ीसा में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड के द्वारा 1 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध चांदी तारकाशी के लिए जीआई टैग का अनुरोध करते हुए आवेदन दिया गया था, जिसे अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य को अभी जो कि जीआई टैग दे दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से जो कि आपको देखने को मिलेगा, ये आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे नक्काशी की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी राज्य को अगर जो कि जीआई टैग दिया जा रहा है तो उस प्रोडक्ट को बोल सकते हैं कि सेव किया जा रहा है, और वहां के जो कि बोल सकते हैं फेमस है, इसलिए जो कि वहां के लोगों को जो कि बोल सकते हैं कि रोजगार देने का काम भी करेगा ये जीआई टैग, ताकि लोग जो है कि उस स्थान को जाए, वहां पे जाए और वहां के सामान को खरीदे। आइए बात करें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो भौगोलिक संकेतक के बारे में जान लेते हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो भौगोलिक संकेत की बात करें जो कि एक जीआई टैग दिया जाता है, जो कि बोल सकते हैं कि एक नाम या फिर चिन्ह होता है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों के लिए किया जाता है जो कि विशिष्ट भौगोलिक स्थान या फिर मूल से संबंधित होते हैं। वहीं जीआई टैग में जो कि सुनिश्चित किया जाता है जो कि अधिकृत उपयोगकर्ता और भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा जो कि उत्पादित किया जाता है, और वहां के लोगों के द्वारा उसकी उपयोग करने की अनुमति होती है। ये उत्पादन जो कि दूसरे के द्वारा नकल न कर लिया जाए, इससे बचाया जाता है। एक पंजीकृत टैग होता है जो कि 10 वर्षों के लिए वैध माना जाता है। इसके बाद दोबारा से आपको जो कि जीआई टैग के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जीआई की बात करें जो कि पंजीकरण की देखरेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा दिया जाता है। जीआई टैग जो कि बात करें विविध ढांचा या फिर दायित्व के ऊपर काम करता है, जैसे कि अगर बात करें वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री और संरक्षण अधिनियम आया था आपका 1999 में, भारत में वस्तु से संबंधित भौगोलिक सांकेतिक के पंजीकरण को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए एक्ट लेके आया गया। इसमें ये बात करें जो कि बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं यानी कि ट्रिप्स पर जो कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा समझौता के द्वारा विनियमित कर इसे निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त की बात कर ले अगर यहीं पर, जो कि बौद्धिक संपदा और अब बोल सकते हैं कि अभिन्न घटकों के रूप में औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतकों के सुरक्षा को महत्व को देने के लिए पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1, 2 और 10 में स्वीकार किया गया है। साथ ही इस पर अधिक बल देने की बात की गई है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो जीआई टैग होता है पर्टिकुलर उस क्षेत्र के लिए दिया जाता है जो कि वहां के लिए फेमस होता है, जो कि वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया जा सकता है, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले और उस प्रकार से कोई भी अन्य बोल सकते हैं कि कोई नकल करके कोई ना बनाए। तो इसे बचाने के लिए जीआई टैग को दिया जाता है, ताकि वहां का जो पर्टिकुलर जगह है उसे फेमस भी किया जा सके और वहां पे रोजगार बढ़ सके। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार अगर हम बात करें कि जीआई टैग जो कि किस प्रोडक्ट को दिया गया था, वो आपको याद रखना है, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कौन से साल में दिया गया था जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, भी हाल ही में किस राज्य के द्वारा सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की बात करें तो नागालैंड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ये पूरे परिवार की बोल सकते हैं कि यहाँ पर लाइफ को सिक्योर करने का बात करेगा, यानी कि अगर परिवार में कोई एक सदस्य जो कि कमाने वाला है तो उसकी लाइफ को कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, ताकि
आने वाले समय में कोई बोल सकते हैं कि समस्या आती है तो कैसे जो कि पूरा परिवार मिलके अपने आप को मैनेज कर सके, इसीलिए जो कि सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की शुरुआत की गई। ये बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि यहाँ के मुख्यमंत्री यानी जो कि नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नेफ्यू रियो, इनके नेतृत्व में नागालैंड सरकार के द्वारा एक परिवार के जो कि मुख्य कमाने वाला व्यक्ति होता है, अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस परिवार को वित्तीय कठिनाइयों से निकालने के लिए इस योजना को लेके आया गया है, ताकि अगर कोई पर्सन ऐसा है, कोई परिवार ऐसा है जहाँ पे एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, कोई समस्या आती है तो उस परिवार को जो कि वित्तीय बोल सकते हैं कि हर किसी को जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, तो उस फाइनेंशियल सपोर्ट को बनाए रखने के लिए नागालैंड सरकार के द्वारा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नेफ्यू रियो के द्वारा इससे बोल सकते हैं कि योजना को लेके आया गया है, जो कि राज्य के बजट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है। योजना और बोल सकते हैं कि अपने नागरिकों के कल्याण, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में उठाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बारे में। आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा ये प्यारा भारत है, इसमें हम बात करेंगे जो कि जिसके अंदर 28 आपको जो कि स्टेट देखने को मिलते हैं और 8 ही आपको यूटीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नागालैंड, जो कि ईस्ट आपको देखने को मिलेगा, ईस्ट स्टेट है, जहां पर अगर बात करें कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि आपको टच करने को मिलेगा किससे, म्यांमार से, ठीक है। और इसी के साथ जो कि स्टेट बाउंड्री की बात करें जो कि शेयर करता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश से, और इसी के साथ असम के साथ जो कि ये बाउंड्री को टच करता है, और यहाँ पे मणिपुर के साथ। नागालैंड की कैपिटल क्या है, तो ये भी याद रखिएगा, कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। तो बेसिक है, कई बार जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपको इसके बारे में याद रखना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, तो आज का जान लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, तो अभी हाल ही में समुद्री लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, करेक्ट ऑप्शन आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इसी के साथ लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो उसके क्वेश्चन के आंसर बताने की बारी है। तो हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है, तो ये किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे इंडिया में जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर बनने जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कीजिएगा। बस छोटा सा काम करना है आपको, क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, और आप लोग चाहो तो हो सकता है कि आप लोग अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हम लोगों के साथ जुड़ सके। ओके, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।